Hello everyone, good morning. Good morning to all. I am Pooja and welcome back to this amazing platform. आज है 26 अप्रैल और हम 26 अप्रैल के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। आज हमें देखना है कि हमारे देश को 107 नंबर का नेशनल पार्क मिल चुका है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 107 नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है और किस राज्य में है? बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे वीडियो में तो देखने को मिलेगी। इसके अलावा आज कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बात करनी है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अवार्ड है जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा और एग्जाम में प्रश्न भी बने हैं। लता मंगेशकर अवार्ड अवार्ड के बारे में हम बात करने वाले हैं और काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। एंड हाँ, आज हम शिमला एग्रीमेंट पे बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज 26 अप्रैल को हम कौन सा इम्पोर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। अब ये वाला दिन आप लोग ने, अगर आप लोग एग्जाम देते रहते हैं तो आप लोग ने डेफिनेटली देखा होगा कि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के बारे में। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हम 26 अप्रैल को मनाते हैं। इस दिन की शुरुआत 2000 में की गई थी बाय द WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अब इसकी थीम क्या है? तो थीम है आईपी एंड म्यूजिक, फील द बीट ऑफ आईपी। ये आपको थीम देखने को मिलेगी। तो आज का इंपॉर्टेंट डे याद रखना। तो आपने देखा कि 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को और 26 अप्रैल को तीनों दिन हमने बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है, हमने अर्थ डे सेलिब्रेट करा, हमने यहाँ पे मलेरिया डे सेलिब्रेट किया और अब हम यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट डे हैं, इन तीनों दिनों को आपको याद रखना है और ये तीनों दिन एग्जाम में पूछे गए हैं। आप चाहो तो PYQ देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। हमारी जो करंट अफेयर्स है ना, वो डेली होते हैं पहली चीज तो, और उसके अलावा ये हमारे सभी वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर कर सकते हैं और पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। यहाँ तक का मामला सेट है, सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कुमार मंगलम विरला के बारे में। कुमार मंगलम विरला, इन्हें लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 दिया जा रहा है और ये चेयरमैन हैं बिरला ग्रुप के। तो आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और ये जो सेरेमनी हो रही है वो बिले पार्ले ईस्ट मुंबई में होगी। ठीक है, और यहाँ पे जो अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा वो RSS के चीफ मोहन भागवत अवार्ड को प्रेजेंट करेंगे। ना बात करते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत 2022 में हुई थी। 2022 में लता मंगेशकर जी की मेमोरी में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो कि नेशन, सोसाइटी एंड आर्ट के लिए कंट्रीब्यूट करता है उसे ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आदित्य बिरला जी के बारे में एक और स्टैटिक पॉइंट आपको याद रखना है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2023 में। तो पद्म भूषण अवार्ड 2023 में भी इनको दिया गया है, जो हमारे देश का 3rd नंबर का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। अगर हम देखें प्रीवियस रेसिपेंट कौन से हैं जिनको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है, तो अमिताभ बच्चन है और अमिताभ बच्चन नहीं, नरेंद्र मोदी हैं और आशा भोसले हैं। तो नरेंद्र मोदी और आशा भोसले और अमिताभ बच्चन को ये अवार्ड मिल चुका है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कैटेगरीज भी आपको देखने को मिलेंगी। श्रद्धा कपूर एंड सुनील शेट्टी, तो इन्हें इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूट करने के कारण इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूटर का अवार्ड दिया गया है। सचिन पिलगांवकर एंड सोनाली कुलकर्णी, इन्हें वर्सटाइल इन थिएटर एंड फिल्म अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पे डॉक्टर एन राजम जिनका रिलेशन वायलिन से है, इनको इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कंट्रीब्यूट करने के कारण अवार्ड दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर एन राजम जो रिसेंटली न्यूज में थे वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं, तो आंसर हो जाएगा वायलिन। तो ये कुछ हमारा एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड है। चलो अगली कहानी। ये कौन है भाई? ये है सुनील मित्तल और इन्हें वर्ल्ड बैंक प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब में इंक्लूड किया गया है। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, दुनिया भर के जो अलग अलग लीडर्स हैं, ठीक है, उनको मिलाकर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब तैयार की है और उसी को ज्वाइन किया है भारतीय एंटरप्राइजेस चेयरमैन
सुनील भारती मित्तल ने। सुनील भारती मित्तल सेकेंड इंडियन है भारत के जिन्होंने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव को लॉन्च किया है आफ्टर रतन टाटा। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब। जैसा कि मैंने कहा, ये वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है। वर्ल्ड बैंक ने इसका फॉर्मेशन 2023 में किया था। ये जो लैब है वो एक जॉइंट इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का और कई सारे जो प्राइवेट लीडिंग इंटरप्राइजेज है उनके सहयोग से प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब का फॉर्मेशन किया गया है और वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रतन टाटा जी आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट लैब का जो हेड है, जो अभी हेड कर रही हैं, वो है श्रुति बदेरा, जो कि चेयरमैन है ब्रिटिश इंश्योरेंस मल्टीनेशनल जाइंट प्रूडेंशियल की। ठीक है, ये अभी इस कमेटी को, इस ग्रुप को लीड करने का काम कर रही हैं। नाउ यहाँ पे बात हो रही है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो हमारे देश में, मतलब वर्ल्ड में, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का फॉर्मेशन 1944 में हुआ था आईएमएफ के साथ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट दोनों ही 1944 में बने थे। और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को ही आज हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड बैंक जो इंस्टीट्यूट है वो 5 इंस्टीट्यूट से मिलकर बना हुआ है, मतलब इसकी 5 बॉडी आप बोल सकते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन में मिलेगा और अजय बंगा, दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा। नेक्स्ट, कैंपवेल विल्सन। इनका नाम आपने पहले भी हो सकता है सुना हो, क्योंकि ये हमारा जो एयर इंडिया है, एयर इंडिया के चेयरमैन थे। फाइनली इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया है, रेजिग्नेशन दे दिया है। तो एयर इंडिया के सीईओ हैं कैंपवेल विल्सन, जिन्होंने चेयरमैनशिप को छोड़ दिया है। 2022 में ये चेयरमैन बने थे एयर इंडिया एक्सप्रेस के। ठीक है, इसके अलावा निपुण अग्रवाल। निपुण अग्रवाल कौन है? चीफ कमर्शियल ऑफिसर है एयर इंडिया के। इनको अभी इंतरिम चार्जेस दिए गए हैं, जब तक नए चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो जाते तब तक इंतरिम चार्जेस किसके पास होंगे? निपुण अग्रवाल के पास होंगे। ठीक है, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस को एक्वायर किया था जनवरी 2022 में। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेसी सियर के बारे में। ये है स्टेसी सियर। इन्हें वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है बोइंग का। ठीक है, तो ग्लोबल एरोस्पेस एंड डिफेंस मेजर है बोइंग। और रिसेंटली स्टेटी सियर को नया वाइस प्रेसिडेंट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा ये चीफ इंजीनियर बोइंग में काम करेंगी। और इन्होंने जो चार्जेस लिए हैं वो अहमद एल्सबिनी से लिए हैं। किससे लिए हैं? अहमद एल्सर बिनी से ये चार्जेस लिए हैं। इसके पहले ये वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे 2021 से 2025 के बीच में। नेक्स्ट है, ये एक जानी मानी एक्टर है, आप लोग ने देखा होगा बॉलीवुड में, जिनका नाम है कृति सेनन। और ये पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं ड्रीम टेक्नोलॉजी की। जैसे कि आप लोग ने आइकिया के बारे में सुना होगा, कई सारी होम मेकिंग अप्लायंसेस ब्रांड्स आपको देखने को मिलती हैं, उनमें से एक ड्रीम टेक्नोलॉजी है। तो ड्रीम टेक्नोलॉजी चाइना की एक होम एंड पर्सनल अप्लायंस ब्रांड है और इसकी पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर आपको मिल जाएंगी कृति सेनन। ड्रीम टेक्नोलॉजी का फॉर्मेशन 2017 में हुआ था। बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, वेट एंड ड्राई वैक्यूम क्लीनर, कॉर्डलेस स्ट्रैक वैक्यूम, इस तरीके के प्रोडक्ट ये ड्रीम टेक्नोलॉजी बनाती है। नेक्स्ट, मुझे लगता है इनका नाम एग्जाम में छपेगा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। हम बात कर रहे हैं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो के कस्तूरी रंगन। इनका नाम पहले भी आपने सुना होगा, इसरो के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं के कस्तूरी रंगन। ही पास्ड अवे रिसेंटली, इनका निधन हो गया है 84 एज में। के कस्तूरी रंगन जो है हमारे देश के इसरो के 5th नंबर के चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने 1994 से लेकर 2003 तक, 1994 से 2003 तक इसरो के चेयरमैन के रूप में काम किया है। इसके अलावा 9 इयर्स तक ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी रहे हैं। साथ ही साथ हमारे देश का जो पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, जिसका नाम है भास्कर 1 और भास्कर 2, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी आपको के कस्तूरी रंगन देखने को मिलेंगे।
के कस्तूरी रंगन जी हमारे देश के जो पहला ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रहा है, जिसका नाम है IRS-1A। इसका भी गाइडेंस प्रोवाइड करने का काम के कस्तूरी रंजन ने ही किया था। इसके अलावा जो GSLV है, GSLV की पहली जो सक्सेसफुल फ्लाइट रन हुई थी, वो भी के कस्तूरी रंगन की लीडरशिप में हुई थी। तो आप देख सकते हैं हमारे देश के कितने इंपॉर्टेंट पर्सन साइंटिस्ट रहे थे, और 5वें नंबर के इसरो के चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन। ठीक है, इनका निधन हो चुका है। इन्होंने भारत के पहले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लीड किया है, जिसका नाम है भास्कर 1 एंड भास्कर 2। अब इन्हें कई सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड मिल चुके हैं। 2009 में विक्रम साराभाई मेमोरियल गोल्ड मेडल, 2003 में आर्यभट्ट अवार्ड। अब देखो, इन्हें तीनों पद्म अवार्ड मिले हैं, तीनों पद्म अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्मश्री 1982 में, पद्म भूषण 1992 में, और 2000 में पद्म विभूषण मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, और ये नाम एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए, लास्ट पर्सन है जिनका नाम है कोनेरू हम्पी। हम सभी को पता है इंडिया की जानी मानी चेस प्लेयर है, ग्रैंड मास्टर है। इन्होंने पुणे फिडे वीमेंस ग्रैंड प्रिक्स जीता है। पुणे फिडे वीमेंस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी ने। तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट पर्सन थे। तो हम लोगों ने पहला सेगमेंट करंट अफेयर्स का कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हम लोग ने सभी इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है वो देख लिए। ठीक है, अब चलो, अब हमें यहाँ पे कुछ स्कीम्स के बारे में बात करनी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम हम देखेंगे। स्वामित्व योजना के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि स्वामित्व योजना को 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। फर्दर डिस्कशन करने से पहले मैं बता दूं, हमारी जो डेली करंट अफेयर्स की PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप डेली करंट अफेयर्स की PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा SSC के पिछले 5 साल के PYQ की जो ई बुक है वो भी आपको अवेलेबल है, जिसमें ये सभी सब्जेक्ट को कैटेगरी वाइज कवर किया गया है। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। साथ ही साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं सिमलीपाल ऑफिशियली अकॉर्डेड एज अ नेशनल पार्क स्टेटस। तो सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, और इसे फाइनली नेशनल पार्क का स्टेटस दिया है। ये उड़ीसा राज्य का 2nd नंबर का और भारत का 107 नंबर का आपको नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया का 107 नंबर का नेशनल पार्क कौन सा है, सिमलीपाल है। इसको रिसेंटली नेशनल स्टेटस दिया गया है, नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है, और ये उड़ीसा का 2nd नंबर का है आफ्टर भितरकनिका। और ये उड़ीसा का लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा, सिमलीपाल। ठीक है, और भितरकनिका भी आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा राज्य में। ये 845 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और 11 रेंजेस में डिवाइड है। सिमलीपाल जो है, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था 1973 में, और टाइगर रिजर्व बनाया गया था 2007 में, और अब इसको नेशनल पार्क का स्टेटस दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है स्वामित्व स्कीम। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है और वापस से पूछा जा सकता है। स्वामित्व का मतलब होता है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। ये आपका है स्वामित्व स्कीम। ठीक है, इसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। स्वामित्व स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने स्टार्ट किया था 24 अप्रैल 2020 में। 24 अप्रैल 2020 में स्वामित्व स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसका पर्पस था रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, मतलब हमारे जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रोवाइड करना। विलेजेस में जो लोग रहते हैं उनको प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रोवाइड करना स्वामित्व स्कीम का मेन पर्पस है। इससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है। अगर आप ओनरशिप देते हो तो वो लैंड के बिहाफ में लोन ले सकते हैं और अपने ग्रोथ कर सकते हैं। की अचीवमेंट क्या रहा है? अभी तक हम लोगों ने 3.20 लाख विलेजेस के ड्रोन सर्वे किए हुए हैं। प्रॉपर्टी कार्ड लगभग 2.42 करोड़ लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और जो फुल कवरेज हमने अचीव किया है वो लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में हमने 100% कवरेज प्रोवाइड किया है अंडर द स्वामित्व स्कीम। ठीक, इसके अलावा एक और स्कीम है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। नाम है रेशमा सखी योजना। रेशमा मतलब रेशम, रेशम मतलब सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर को बूस्ट करना है।
रेशम का उत्पादन आप लोग घर में कीजिए और आपको आजीविका मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रेशमा सखी योजना की शुरुआत की है, इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए रूरल वीमेंस को। यहाँ पे महिलाएं अर्न कर पाएंगी फ्रॉम द सेरिकल्चर एट होम। सेरिकल्चर मतलब रेशम की खेती आप बोल सकते हैं। ये एक जॉइंट एफर्ट है स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और सिल्क डिपार्टमेंट का। इसमें महिलाओं को बेसिकली सिल्क वॉर्म कैसे उत्पादित किया जाता है ना, कैसे मलबरी सिल्क और तुषार सिल्क बनाया जाता है घर पे, इसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। मलबरी सिल्क की जो ट्रेनिंग है वो मैसूर कर्नाटका में प्रोवाइड की जाएगी, और तुषार सिल्क की जो ट्रेनिंग है वो रांची झारखंड में प्रोवाइड की जाएगी। हमारा टारगेट है कि अगले 5 सालों में 50,000 महिलाओं को ट्रेन करना है, और ये 15 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम पहले फेज में स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि रूरल एरियाज में जो महिलाएं हैं उनको एक लोकल रिसोर्स मिलेगा और लाइवलीहुड जनरेट होगा, उनकी इकोनॉमिक वेल बीइंग होगी, इकोनॉमिकली इम्प्रूवमेंट होगा, वीमेन एम्पावरमेंट होगा, और सिल्क इंडस्ट्री को हमारे देश में एक्सपांड किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसलिए इस स्कीम की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान सस्पेंड द शिमला एग्रीमेंट एंड हॉल्ट बायलैटरल ट्रेड। तो शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान ने। पहले हम लोगों ने जब इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, उसको आंसर करने के लिए शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड किया है पाकिस्तान ने। शिमला एग्रीमेंट 1972 का एग्रीमेंट है, जिसे साइन करने का काम इंदिरा गांधी जी और मतलब इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तान के उस समय प्रेसिडेंट थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने 1972 में शिमला एग्रीमेंट पे साइन किया था। जब 1971 में वॉर हुई थी, इंडिया पाकिस्तान की वॉर, उसके बाद जो ईस्टर्न पाकिस्तान था उससे हमने क्या बनाया था, बांग्लादेश बनाया था। तो 1971 का जो वॉर था उसको सेटल डाउन करने के लिए, वापस से अपने बायलैटरल रिलेशन को, इकोनॉमिक कल्चर रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि दोनों आर्मीज जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पे 1971 में जो सीज फायर की बात की गई थी एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अगर दोनों देशों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो दोनों देश मिलके उसको नेगोशिएट करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। हालांकि पाकिस्तान ने कई बार एलओसी को, जो सीज फायर है, उसे ब्रीच किया है 1992 के कारगिल वॉर में भी। और यहाँ पे इंडिया एग्री हुआ था कि 93,000 जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं बांग्लादेश वॉर के, उनको रिलीज किया जाएगा। इस तरीके से शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ था, और इसे सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान ने। सस्पेंड क्या कर दिया, ऑफिशियली सस्पेंड किया है। और वैसे भी वो मानता नहीं था शिमला एग्रीमेंट को, कई बार शिमला एग्रीमेंट को पाकिस्तान ने ब्रीच किया है। तो एक अच्छी बात है, अब ऑफिशियल कुछ है ही नहीं, जो करना है खुले में करेंगे अब तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज आक्रमण के बारे में। एक्सरसाइज आक्रमण इंडियन एयरफोर्स की ड्रिल आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज कर रहा है, एक मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। हमारे जो एडवांस फाइटर जेट्स हैं जैसे कि राफेल है, सुखोई है ना, उनके साथ मिलके माउंटेन एरियाज में और ग्राउंड टारगेट को हम कैसे मतलब ड्रिल कर सकते हैं, कैसे अगर वॉर सिचुएशन है तो कैसे हमें टारगेट करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको मेजर ड्रिल देखने को मिल रही है जिसका नाम है आक्रमण। ठीक, नेक्स्ट है सेकेंड एडिशन ऑफ शुफलाम 2025। अब यहाँ पे शुफलाम का मतलब क्या है, शुफलाम का मतलब है स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटोर। तो सेकेंड एडिशन शुफलाम का आपको देखने को मिल जाएगा सोनीपत हरियाणा में 25 और 26 अप्रैल को। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। शुफलाम कॉन्क्लेव बेसिकली हमारे देश की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है करते हैं, इनोवेशन से संबंधित हैं, उनके लिए कॉन्क्लेव आपको देखने को मिलेगी। पहला एडिशन 2024 में हुआ था और अभी दूसरा एडिशन आपको मिलेगा। इसे होस्ट कौन कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन सोनीपत हरियाणा। क्लियर है। चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, एमसीक्यू हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले लास्ट क्लास में मतलब 25 अप्रैल में हमने क्या क्या सीखा था एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आगे 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 पढ़ते गए और पीछे 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 भूलते गए।
तो चलो इस बात को हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल जीरो मीसल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन की शुरुआत की और हमारा टारगेट है कि 2026 तक हमें भारत को मुक्त करना है मीसल्स एंड रुबेला से। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के चेयरमैन एंड फाउंडर जिनका नाम है क्लॉस श्रब, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। जितेंद्र मिश्रा को प्रेसिडेंट बनाया गया है CIFEJ का। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को पाकिस्तान से सस्पेंड कर दिया है। फिर जो अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो भारत का पहला लैंड पोर्ट है उसे क्लोज किया गया है। इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनाया जा रहा है अमरावती में। IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग में इंडिया में, और ग्लोबली इसकी रैंकिंग 38 है। पंजाब नेशनल बैंक के 131 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया और इन्होंने 34 नए इनिशिएटिव का लॉन्च किया है, जिनमें से एक है पीहू। पीहू क्या है? पीहू आप देखेंगे कि यहाँ पे AI चैट असिस्टेंट आपको देखने को मिलेगा। डॉन पैटेट जो कि अमेरिका के ओल्डेस्ट एस्ट्रोनॉट हैं, वो उन्होंने कजाकिस्तान में लैंडिंग की है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। इंडिया ने इम्पोज किया है 12% टैरिफ ऑन द स्टील इंपोर्ट। ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हमारा 19.2% से इंक्रीज हुआ है 2024-25 में। मैत्री डिपार्टमेंट ने IM सर्कुलर करके कॉफी टेबल को लॉन्च किया है। और गुजरात ने जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं उस पे 6% से टैक्स को रिड्यूस करके 1% कर दिया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को अडॉप्ट करें। ठीक, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा, इन्होंने नेशनल जीरो मीसल्स रुबेला एलिमिनेशन कैंपेन की शुरुआत की है। पूछा जा रहा है कि हमारा टारगेट कब का है, कि कब तक हम एलिमिनेट कर देंगे। आंसर है 2026। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक हम 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की थीम क्या है? थीम है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी। India decided to suspend visa service to Pakistani nationals with immediate effect. When was the Shark visa exemption scheme originally established? तो ये जो शार्क वीजा स्कीम है ये कब स्टार्ट हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1992 में। वेयर इज द सेकेंड एशियन योगासन चैंपियनशिप बीइंग हेल्ड? तो सेकेंड एडिशन एशियन योगासन चैंपियनशिप नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। स्वामित्व स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है? और ईयर भी अगर हो पाए तो ईयर भी मेंशन कर देना। क्लियर? तो ये थे आज के हमारे सभी करेंट अफेयर्स। अब कल ना संडे है, तो संडे को करंट अफेयर्स नहीं देखेंगे, संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे। टॉप 80 MCQ हम डिस्कस करेंगे पूरे हफ्ते के, जैसे पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स आपके रिवाइज हो जाएं। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पे क्लिक कर देना। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।